आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक ये है। पिछले जो वीडियो था, पिछले जो क्लास था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, यानी कि जो साझेदार है साझेदार का प्रवेश। तो साझेदार के प्रवेश में देखा था कि जब कोई साझेदार किसी साझेदारी संस्था में एंट्री करता है, साझेदारी संस्था में प्रवेश करता है, तो उसके प्रवेश के समय जो संस्था है, संस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, यानी कि संस्था में क्या क्या बदलाव होते हैं और उसके आने के लिए जब वो आता है तो उस कंडीशन में हमको कौन कौन से खाते बनाने पड़ते हैं और कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, यानी कि साझेदार का अवकाश ग्रहण। तो साझेदार का अवकाश ग्रहण में क्या होगा, हम देखेंगे कि अगर कोई पार्टनर साझेदारी से निकल के बाहर जाता है, ठीक है, साझेदारी से निकल के बाहर जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी जो संस्था है, संस्था में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, क्या क्या बदलाव होंगे, ठीक है, और फिर क्या क्या लेखे किए जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक को, हर एक जैसे हर एक टाइप का क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल दे करके फिर समझाएंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझने के लिए आप क्या करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात देखेंगे कि साझेदार का अवकाश ग्रहण क्या होता है, ठीक है, साझेदार का अवकाश ग्रहण का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों ने शायद देखा होगा कि हमारे जो संस्था है, संस्था में क्या होता है, बहुत सारे साझेदार होते हैं, ठीक है। अब उनमें से कोई एक साझेदार, एक पार्टनर संस्था को छोड़ के निकल जाता है, ठीक है। अब वो चाहे कंडीशन कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, या तो किसी साझेदार से मतभेद हो जाए, या फिर उसको काम करने की इच्छा ना हो, या फिर बूढ़ा हो जाने के कारण वो कैसे भी किसी भी कारण से वो संस्था को छोड़ के अगर संस्था से बाहर जाता है, अगर कोई पार्टनर साझेदारी संस्था को छोड़ के संस्था से बाहर जाता है, तो वही क्या कहलाएगा, साझेदार का अवकाश ग्रहण कहलाएगा, ठीक है, यानी कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यानी कि एक साझेदार को ये अधिकार होता है कि वो जब चाहे अन्य साझेदारों को सूचना दे करके क्या करें, वो साझेदारी संस्था से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो चलिए साझेदार के अवकाश ग्रहण का क्वेश्चन है आप लोगों को कि अगर कोई पार्टनर साझेदारी संस्था से अपने सारे हिसाब किताब करा लेता है, साझेदारी संस्था से अपना नाता रिश्ता तोड़ लेता है, तो उसी कंडीशन को हम साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं, ठीक है। अब कंडीशन ये आता है कि साझेदार अगर अवकाश ग्रहण करता है, अगर कोई पार्टनर साझेदारी से निकलता है, तो उस कंडीशन में क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि उस समय तक जो भी संस्था में कार्य हो रहे होंगे, ठीक है, जो भी कार्य प्रगति में होंगे, उस कार्य के लिए वो पार्टनर उत्तरदायी होगा, क्लियर। यानी कि अभी तक अगर कोई भी कार्य संस्था में हो रहा है, तो उस कार्य के लिए वो पार्टनर क्या होगा, उत्तरदायी होगा, ठीक है। अगर उस जो पार्टनर है, पार्टनर तीसरे पक्षकार के लिए थर्ड पार्टी को सूचना दिए बिना ही अगर संस्था से बाहर निकल जाता है, ठीक है, अगर पार्टनर थर्ड पार्टी को सूचना देने से पहले सूचना दिए बिना क्या करता है, संस्था से बाहर निकल जाता है, तो अगर थर्ड पार्टी फिर क्या करती है, संस्था में निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो अगर उस निवेश पे अगर कुछ हानि होता है, तो उसके लिए भी ये उत्तरदायी होगा, क्योंकि इसने उन लोगों को बताया नहीं। हो सकता है कि वो जो थर्ड पार्टी है, इस पार्टनर को देखकर, इस पार्टनर की गुडविल को देखकर वो संस्था में निवेश कर रहे हो और ये पार्टनर हो ना, तो फिर दिक्कत ना होगा। तो इसलिए जो पार्टनर है, पार्टनर अगर संस्था से रिटायर कर रहा है, साझेदारी से रिटायरमेंट कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको थर्ड पार्टी को सूचना दे करके तब बाहर निकलना होगा, ठीक है। आप किसी भी अखबार के किसी भी कोने में, छोटे से कोने में आप एडवर्टाइज दे दीजिए, ठीक है, कि हम इस संस्था से बाहर निकल रहे हैं, या कैसे निकल के आपको थर्ड पार्टी को जानकारी देनी होगी, ठीक है। और क्या होता है, अब जो पार्टनर है, पार्टनर तो हो सकता है पार्टनरशिप से बाहर निकल जाए, लेकिन उसको ये अधिकार होता है कि वो पार्टनरशिप के अगेंस्ट में, यानी कि जो फर्म से निकला है उसके अगेंस्ट में वो फिर दूसरा बिजनेस शुरू कर सकता है, ठीक है। जो पार्टनर होता है उसको अधिकार होता है कि जो संस्था थी, संस्था के अगेंस्ट में वो क्या कर सकता है, दूसरा बिजनेस शुरू कर सकता है। तो अगर कोई पार्टनर साझेदारी संस्था से बाहर जाता है, ठीक है, यानी कि अगर वो अवकाश ग्रहण करता है, तो जब कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है, तो उसके अवकाश ग्रहण करते समय साझेदारी पे कुछ प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, साझेदारी संस्था उस पर क्या होती है, कुछ प्रभाव पड़ते हैं। तो प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो सबसे पहली बात कि जो साझेदार होते हैं, साझेदारों का जो लाभ विभाजन अनुपात होता है, ठीक है,
जो उनका लाभ विभाजन अनुपात होता है उसमें चेंजिंग आता है, ठीक है। यानी कि जो पुरानी साझेदारी थी वो भंग हो जाती है और फिर नई साझेदारी उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर कोई साझेदार साझेदारी संस्था से बाहर जाता है तो उसके बाहर जाते समय क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव कि जो पुरानी साझेदारी होती है वो भंग हो जाती है और फिर नया साझेदारी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, जो साझेदार होते हैं उनके लाभ विभाजन अनुपात में, जो लाभ विभाजन अनुपात होता है उसमें परिवर्तन होता है, कुछ चेंजिंग होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई साझेदार, जैसे मान लीजिए कि ABC है, ठीक है, ABC है, तो ABC मान लीजिए कि 5, 3 और 2 के रेशियो में लाभ हानि बांटते हैं, ठीक है। किसी भी मतलब कोई भी लाभ हो, लाभ को क्या कहते हैं 5, 3, 2 के अनुपात में बांटते हैं, यानी कि किसी भी लाभ को वो 10 हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। कितना हिस्सा, 10 हिस्सा। अब क्या होता है, तो 10 हिस्सा में से 5 हिस्सा A को मिलता है, 3 हिस्सा B को मिलता है और 2 हिस्सा C को मिलता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर C संस्था से रिटायर कर गया, C संस्था से बाहर चला गया, तो जब C संस्था से बाहर जाएगा तो इसका जो 2 हिस्सा होगा वो तो बच गया। तो अब इस 2 हिस्सा को अब A और B में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा, यानी कि इन लोगों का जो लाभ का हिस्सा है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, तो जो साझेदारी है, साझेदारी संस्था में अगर कोई पार्टनर साझेदार मतलब बाहर जाता है, निकल के अवकाश ग्रहण करता है, तो उस कंडीशन में जो मतलब रिटायर्ड पार्टनर होता है उसके हिस्से को जो बचे हुए साझेदार होते हैं वो बांट लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, उनके हिस्से में परिवर्तन होता है, यानी कि जो पुरानी साझेदारी थी वो खत्म हो जाती है और फिर नई साझेदारी उत्पन्न होती है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर साझेदार के परिवेश के समय हमने देखा था, साझेदार के परिवेश के समय हमने देखा था कि अगर कोई पार्टनर, अगर कोई साझेदार साझेदारी में एंट्री करता है तो वो गुडविल लेकर आता है, ठीक है। क्या करता है, अगर कोई पार्टनर साझेदारी में एंट्री करता है तो वो क्या करता है, गुडविल लेकर आता है। उसी तरह अगर कोई पार्टनर साझेदारी से बाहर जाएगा, ठीक है, अगर कोई पार्टनर साझेदारी से बाहर जाएगा यानी कि अवकाश ग्रहण करेगा तो उसको गुडविल मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो पार्टनर उसके हिस्से को अपने मतलब लेंगे, जो पार्टनर उसके हिस्से को, लाभ के हिस्से को लेंगे, वो उसके बदले में उसको गुडविल देंगे। क्लियर। तो इस तरह से क्या होगा, अगर कोई पार्टनर संस्था से बाहर जाता है तो उस समय गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, गुडविल का लेखांकन करते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या, तो अगर कोई पार्टनर संस्था से बाहर जाता है तो जिस दिन संस्था से बाहर जाता है यानी कि साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उस दिन तक हो सकता है कि जो संस्था है, संस्था में कुछ संचय हो यानी कि रिजर्व, हो सकता है कि संस्था में लाभ हो, प्रॉफिट, हो सकता है संस्था में लॉस हो, ठीक है। तो चाहे रिजर्व हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको हम संस्था से अगर बाहर जा रहा है साझेदार तो रिजर्व, प्रॉफिट या लॉस को सबसे पहले बांटते हैं। क्लियर। अगर कोई पार्टनर साझेदारी से बाहर जाता है तो जो पुरानी साझेदारी होती है उसको भंग किया जाता है, नई साझेदारी बनाई जाती है। जो गुडविल होता है, जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा है, हिस्सा लेंगे तो वो उसके बदले में उसको गुडविल देंगे, ठीक है। अगर उस दिन तक साझेदारी में संचय हो, रिजर्व हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो तो उसको बांट दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, अगर जिस दिन पार्टनर साझेदारी से बाहर जाता है, अवकाश ग्रहण करता है, उस दिन तक हम लोग जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता, तो जो संपत्ति है और जो दायित्व है, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। और देखा जाता है कि हमको कितना लाभ या कितना हानि हुई, ठीक है। इसके जाते समय यानी कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके रिटायरिंग के समय उसका हिस्सा निकाला जाता है, ठीक है। जो पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर, उसका हिस्सा निकाला जाता है और फिर उसके हिस्से को हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से जैसे मान लीजिए कि वो निकल के बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उस क्या कर रहा है कि संस्था से मतलब अपना संबंध तोड़ रहा है, ठीक है, संस्था से संबंध तोड़ रहा है। तो जब संस्था से वो संबंध तोड़ रहा है तो उसका जो भी हिस्सा बनता हो उसको हमको देना होगा, ठीक है। जो पार्टनर साझेदार से अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उसको हम उसका हिस्सा देंगे, ठीक है। तो उसके हिस्से की गणना करेंगे कि आखिर उसको कितना देना है, ठीक है।
तो उसके हिस्से की गणना करते हैं। उसके बाद जो कैपिटल होता है यानी कि पूंजी, हम पूंजी का क्या करते हैं, समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पार्टनर साझेदारी से निकलता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो हमको इतनी सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे नए लाभ विभाजन अनुपात की, ठीक है। नया लाभ विभाजन अनुपात, ठीक है, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। क्या? नया लाभ विभाजन अनुपात, ठीक है, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर, अगर कोई साझेदार साझेदारी संस्था से अवकाश ग्रहण करता है, तो उसका जो लाभ का हिस्सा होगा, जो उसके लाभ का हिस्सा होगा, वो जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे यानी कि बचे हुए साझेदार होंगे, वो अपने मतलब लाभ में ऐड करेंगे। उसका हिस्सा जो नए पार्टनर, जो पुराने पार्टनर होंगे, जो बचे हुए साझेदार होंगे, वो क्या करेंगे, उसका हिस्सा अपने हिस्से में ऐड करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, तो वो कुछ प्रॉफिट अपना मतलब जो साझेदारी से निकल रहा है उससे कुछ प्रॉफिट गेन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, उनका नया लाभ विभाजन होगा, ठीक है, यानी कि जो अनुपात होगा वो चेंज होगा। तो हमको देखना है कि आखिर कैसे मतलब उनका लाभ विभाजन चेंज होता है, ठीक है, जो नया लाभ अनुपात होगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन है कि अगर कोई पार्टनर साझेदारी से बाहर जा रहा हो, साझेदारी से अवकाश ग्रहण कर रहा हो, और उसके बारे में मतलब जो नया लाभ अनुपात है उसके बारे में कुछ ना कहा हो, ठीक है। क्वेश्चन दिया होगा कि कोई पार्टनर साझेदारी से बाहर जा रहा है, सिर्फ ये दिया हो कि साझेदारी से बाहर जा रहा है, और ये ना दिया हो कि नया लाभ अनुपात क्या होगा या फिर कैसे मतलब लाभ का विभाजन किया जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि जो उनका ओल्ड रेशियो है, वही उनका न्यू रेशियो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए बी और सी, ठीक है, साझेदार है। ए बी सी क्या है, साझेदार है, जो लाभों को मान लीजिए 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। क्लियर? ए बी सी साझेदार हैं जो लाभों को 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। अब देखिए, अब कंडीशन क्या रहेगा, कहेगा कि ए रिटायरमेंट कर रहा है। अगर ए रिटायर करता है, ये साझेदारी अवकाश ग्रहण करता है, तब क्या होगा, तो यहाँ देखिए सिर्फ ये दिया है कि ए बी सी साझेदार हैं और वो 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, लेकिन ये नहीं कहा है कि अगर कोई पार्टनर साझेदारी से बाहर जाएगा तो नया लाभ अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब कंडीशन ये देगा, कह देगा कि अगर ए रिटायरमेंट करता है, यदि ए अवकाश ग्रहण करता है, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ तो ये नहीं दिया ना कि मतलब नया लाभ अनुपात क्या होगा, यहाँ तो कुछ नहीं दिया है नया लाभ अनुपात के बारे में। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो पार्टनर साझेदारी से निकल के जाता है उसका हिस्सा हटा देते हैं, और जो बचे हुए पार्टनर होते हैं उनका हिस्सा ही उनका नया अनुपात कहलाता है, ठीक है। यानी कि अगर इफ ए रिटायर करता है तो इसका हिस्सा तो निकल गया, ठीक है। तो बचे कौन, रिमेनिंग पार्टनर कौन हो गए, रिमेनिंग पार्टनर बी और सी होंगे, यही ना होंगे। तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा 3/5 और सी का हिस्सा 2/5, बस यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो हट रहा है, ए का हिस्सा हटा देंगे, और जो बी और सी बच रहे हैं उनका हिस्सा ही उनका जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या लगता है कि यदि बी अवकाश ग्रहण करता है, तो इस कंडीशन क्या करिएगा, तो इस कंडीशन में इन लोगों का रेशियो क्या है, ए बी सी का रेशियो 5
3 2 है। तो अब सी तो अवकाश ग्रहण कर गया ना, सी तो संस्था से निकल गया, अब बचे कौन, ए और सॉरी बी अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो बी अगर अवकाश ग्रहण कर गया तो बचे कौन, ए और सी। तो इस तरह से ए और सी का जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा, 5:2 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सी अवकाश ग्रहण करेगा तो सी अवकाश ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी का रेशियो 5:3:2 है। अगर सी अवकाश ग्रहण करेगा तो बचे कौन, ए और बी, तो ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 और 3 का। ठीक है, तो अगर कंडीशन ये रहे कि अगर कोई पार्टनर साझेदारी संस्था से बाहर जाता है यानी कि अवकाश ग्रहण करता है और उसके जाने के बाद नए लाभ व्यय अनुपात के बारे में कुछ न कहा रहे, तो आप क्या करिएगा, जो भी पार्टनर रिटायर करेगा उसके हिस्से को हटा दीजिएगा, बस आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई पार्टनर साझेदारी से बाहर जाता है, ठीक है, यानी कि अवकाश ग्रहण करता है, तो जब कोई पार्टनर साझेदारी से अवकाश ग्रहण करता है तो उसका जो हिस्सा हो, उसका हिस्सा अगर कोई दूसरा पार्टनर, सिर्फ एक पार्टनर क्रय कर देता है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर साझेदारी से बाहर जाता है, अवकाश ग्रहण करता है और उसका अगर हिस्सा कोई दूसरा पार्टनर यानी कि कोई एक पार्टनर क्रय कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या करिएगा, ठीक है, कि ए बी सी, ठीक है, साझेदार हैं, जो लाभों को मान लीजिए 2, 3, 5 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है, अनुपात में बांटते हैं। अब अगर कहें कि अगर इसमें से ए अवकाश ग्रहण करता है, क्या करता है, ए अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है, अगर ए अवकाश ग्रहण करता है और इसका हिस्सा और अपना हिस्सा बी को बेच देता है, बी को बेच देता है, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ए बी सी साझेदार हैं जो लाभों को 2, 3, 5 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ए अवकाश ग्रहण करता है और अपना हिस्सा किसको देता है, बी को, ठीक है, यहाँ सिर्फ एक पार्टनर यानी कि एक ही पार्टनर को उसका हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, बी का जो न्यू रेशियो हो जाएगा, बी का, क्योंकि ये तो नहीं निकल गया तो ए का तो न्यू रेशियो बनेगा नहीं, बी का जो न्यू रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका ओल्ड कितना था, सबसे पहले देख लीजिए कि अगर हमको न्यू रेशियो निकालना हो, न्यू रेशियो, तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ठीक है। अगर हमको न्यू रेशियो निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से अगर बी जो है, बी का अगर हम न्यू रेशियो निकालना चाहें तो बी का ओल्ड कितना था, 3/10, 3/10 प्लस जो ए है, ए ने सिर्फ बी को दिया है, सी को अपना हिस्सा नहीं दिया है, तो ए का हिस्सा कितना है, 2/10, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा कितना हो जाएगा, ऐसे करके हमारा जो बी का हिस्सा हो जाएगा वो 5/10 हो जाएगा, ठीक है। और सी का जो रेशियो है, क्योंकि अगर सी को नहीं मिला है तो उसका ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होगा, ठीक है। तो सी का ओल्ड रेशियो कितना था, 5/10, तो दोनों का बराबर है, यानी कि इन लोगों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई पार्टनर साझेदारी से अवकाश ग्रहण करता है और वो अपना हिस्सा किसी स्पेशल एक साझेदार को बेचता है तो उसका हिस्सा उसी साझेदार के हिस्से में जुड़ जाएगा जिसको वो बेच रहा है, ठीक है। यानी कि वो अपना हिस्सा किसी दूसरे साझेदार को दे रहा है तो सिर्फ उसी साझेदार के हिस्से में जुड़ा जाएगा जिसको वो दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ए है किसको दिया था, बी को दिया था, तो हमने क्या किया, सिर्फ बी के मतलब जो रेशियो है, बी के रेशियो में हमने उसका रेशियो जोड़ा था, ठीक है। सी को नहीं दिया तो सी का ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन तीसरा क्या है,
अगर कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है, अगर कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है और उसका हिस्सा जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, जो बचे हुए साझेदार होते हैं, वो एक निश्चित रेशियो में लेते हैं। ठीक है, तो ये इसी मतलब उदाहरण हम लेते हैं कि अगर ए बी सी साझेदार हैं, ठीक है, ए बी सी साझेदार हैं जो लाभों को 2, 3, 5 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, क्या है, ए बी सी साझेदार हैं जो लाभों को 2, 3, 5 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, अगर ए अवकाश ग्रहण करता है और अपना हिस्सा यहां लिख लेते हैं कि अगर वो अपना हिस्सा 1:1 के अनुपात में 1:1 के अनुपात में जो बचे हुए साझेदार हैं यानी कि बी और सी को देता है। क्लियर, उसी मतलब जो उदाहरण था हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, क्या है, ए बी सी साझेदार हैं जो लाभों को 2, 3, 5 के अनुपात में बांटते हैं। ए अवकाश ग्रहण करता है और अपना हिस्सा 1:1 यानी कि बराबर के अनुपात में बी और सी को दे देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, अपना हिस्सा वो दोनों को दे रहा है। ठीक है, यहाँ रेशियो कुछ भी लिख सकता है, 2, 4, 5, 3 कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, आप लोगों को इजीली समझाने के लिए हमने यहाँ क्या किया है, 1:1 का अनुपात रखा है। ठीक है, तो अब देखिए वो अपना हिस्सा क्या करेगा, 1:1 के अनुपात में बी और सी को देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अब अगर हम बात करें बी के रेशियो की, ठीक है, तो देखिए नी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है, तो बी का ओल्ड रेशियो है 3/10। ठीक है, प्लस अब वो गेन कितना कर रहे हैं, तो ए का हिस्सा कितना है 2/10, इसका 1/2, 2/10 का 1/2 ये कौन, ये बी ले रहे हैं। उसी तरह सी का भी, सी का ओल्ड कितना है 5/10 और ये भी क्या करेंगे, ये भी 2/10 का 1/2 लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इन लोगों का जो भी आंसर आएगा वो इन लोगों का नी रेशियो होगा। ठीक है, तो यहां से हम अगर लेते हैं 3/10 प्लस 1/10 और यहाँ हो जाएगा 5/10 प्लस 1/10, तो 3 + 1 यानी कि 4/10 और इनका भी 5 + 1 6/10, यानी कि इन लोगों का रेशियो क्या हो जाएगा 4/10 और 6/10 यानी कि 4 और 6 का रेशियो हो जाएगा। अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो 2 और 3 का भी रेशियो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये इन लोगों का न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई पार्टनर साझेदारी संस्था से बाहर जाता है, साझेदारी संस्था से रिटायरमेंट करता है और अगर अपना हिस्सा जो बचे हुए साझेदार होते हैं उनको किसी निश्चित अनुपात में देता है, किसी निश्चित अनुपात में देता है, तो जिस अनुपात में वो पार्टनर अपना हिस्सा उनको देगा, ठीक है, जिस अनुपात में वो पार्टनर अपना हिस्सा उनको देगा उस अनुपात में उनको ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि जितना हिस्सा उन लोगों का आएगा ऐड करके और जो आएगा वही उन लोगों का न्यू रेशियो हो जाएगा। जब हम देखेंगे गेनिंग रेशियो के बाद, ठीक है, जो न्यू रेशियो था, न्यू रेशियो के बाद हम लोगों को गेनिंग रेशियो निकालना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेनिंग रेशियो की। ठीक है, तो शायद आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही ना फॉर्मूला होता है। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले तो अगर कंडीशन ये होता है, अगर कोई पार्टनर साझेदारी संस्था से बाहर जाता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो हम क्या करते हैं, जो बचे हुए साझेदार होते हैं उन लोगों का गेनिंग निकालते हैं। ठीक है, जो बचे हुए साझेदार होते हैं क्या करते हैं, हम उनका गेनिंग निकालते हैं कि उनको कितना लाभ हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर साझेदारी संस्था से बाहर जाते समय जो पार्टनर अवकाश ग्रहण कर रहा है, अवकाश ग्रहण करते समय अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया हो, ठीक है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं होता है। गेनिंग रेशियो जैसे मान लीजिए कि अगर ए बी सी साझेदार हैं, ए बी सी साझेदार हैं, ठीक है, और उनका रेशियो जो है मान लीजिए 5, 3, 2 है। ठीक है,
और अगर इसमें से मान लीजिए कि बी अवकाश ग्रहण करता है, बी क्या करता है, अवकाश ग्रहण करता है, बी अवकाश ग्रहण करता है, तो उन लोगों का ये देखिए ओल्ड रेशियो है, ठीक है, और अब दिया रहेगा न्यू रेशियो, ठीक है। अवकाश ग्रहण कौन करता है, बी, तो ए और जो सी है, ए और सी वो लाभों को भविष्य में क्या करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि 4 और 6 के रेशियो में बांटे, 4-6 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हमको यहाँ अगर गेनिंग रेशियो निकालना हो तो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया है और यहाँ पे न्यू रेशियो दिया है, ठीक है। तो गेनिंग कैसे निकलेगा, यहाँ पे 6-4 कर दीजिए, ठीक है। तो गेनिंग कैसे निकलेगा, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए तो अब कौन कौन बचा है भाई, बी तो रिटायर कर गया, अब बचे कौन, ए और सी, ठीक है। तो अगर हम ए की बात करें तो ए का न्यू रेशियो कितना है, 6/10 माइनस ओल्ड कितना था, 5/10। अगर हम बात करें इनकी गेनिंग का तो कितना गेनिंग हो जाएगा, 1/10 गेनिंग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम सी की बात करें, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया, अब बचा कौन, सी, तो ए का हमने निकाला तो कितना आया, 1/10। उसी तरह अगर हम सी की बात करें तो सी का जो नया रेशियो है वो है 4/10 और ओल्ड कितना है, 2/10, ठीक है। तो इनका कितना हो जाएगा, इनका 2/10, ठीक है। यानी कि इन लोगों का जो गेनिंग है वो गेनिंग 1-2 के अनुपात में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न में इन लोगों का जो न्यू रेशियो है वो न दिया रहे, ठीक है, क्वेश्चन में अगर इनका न्यू रेशियो न दिया रहे तो क्या होता है, तो ओल्ड रेशियो क्या होता है, इन लोगों का गेनिंग रेशियो कहलाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो के बारे में कुछ न दिया रहे तो जो ओल्ड रेशियो है वही इन लोगों क्या होता है, वही इन लोगों का न्यू रेशियो हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं गुडविल के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं गुडविल की, ठीक है, यानी कि ख्याति की। और आप लोगों को पिछले क्लास में भी हमने ख्याति के बारे में बताया था कि अगर कोई पार्टनर एंट्री करता है या फिर कोई पार्टनर साझेदारी से रिटायर करता है, ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही स्थिति में हम लोगों को गुडविल मतलब निकालना जरूरी होता है, ठीक है। तो गुडविल का लेखांकन हमने बताया था 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक, अगर साझेदारी में गुडविल न हो, यानी कि जो विद्यमान जो साझेदारी है, साझेदारी में गुडविल विद्यमान न हो, और दूसरा कंडीशन की अगर साझेदारी में गुडविल विद्यमान हो, ठीक है। कंडीशन 2 हो सकते हैं, एक जब गुडविल साझेदारी संस्था में न हो और एक गुडविल साझेदारी संस्था में पहले से ही प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अगर साझेदारी में गुडविल न हो तो उस कंडीशन क्या करते हैं, सबसे पहले हमको गुडविल का राशि निकालना होता है, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले हमको गुडविल की राशि निकालनी पड़ती है, और गुडविल की राशि निकालने के बाद जो मतलब पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके कैपिटल खाते से हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो गुडविल होता है गुडविल को निकालना पड़ता है, और निकालने के बाद जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट से हम गुडविल को एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब भाई देखिए, तो गुडविल देगा कौन, गुडविल कौन देगा, तो जो पार्टनर साझेदारी में मतलब रिटायर करने वाले पार्टनर से हिस्सा लेते हैं, जो उसके लाभ को लेते हैं, वही पार्टनर उसको गुडविल का पेमेंट भी करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने उसका लाभ नहीं लिया, तो हम लाभ नहीं लिए तो फिर हम गुडविल उसको नहीं देंगे। जो पार्टनर उसका लाभ में हिस्सा लेंगे वही पार्टनर क्या करेंगे, उसको गुडविल भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर मतलब गुडविल निकालिए तो गुडविल को क्या करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करते हैं। तो जो पार्टनर उसके हिस्से को लेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे, रिमेनिंग पार्टनर यानी कि जो उसके हिस्से को लेंगे, नहीं कि मतलब पूरे पार्टनर, जो उसके हिस्से को लेंगे उन्हीं को, ठीक है, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है
रिटायरिंग पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अगर क्या हो साझेदारी में मतलब संस्था में गुडविल का खाता न हो, यानी कि गुडविल विद्यमान न हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं और फिर जो मतलब पार्टनर होते हैं, पार्टनर जो भी रिटायर पार्टनर करता है उसके कैपिटल अकाउंट से हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए पार्टनर होते हैं उनके कैपिटल को डेबिट करते हैं और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके कैपिटल को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अगर दूसरा कंडीशन क्या देखा जाए, दूसरा कंडीशन देखा जाए कि अगर जो संस्था है, संस्था में गुडविल प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी कि गुडविल का अकाउंट संस्था में खुला हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम गुडविल को बांटेंगे, जो ऑल पार्टनर सभी पार्टनर, क्योंकि जो गुडविल है उसमें तो सबका हिस्सा है ना। ठीक है, तो अगर गुडविल पहले से हमारे संस्था में मौजूद हो तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम ऑल पार्टनर को डेबिट करते हैं, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे रिमेनिंग पार्टनर हो, सभी पार्टनर का नाम ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर, क्या होता है, अगर गुडविल पहले से हमारे संस्था में मौजूद हो, उसकी मतलब जो खाता है खाता खुला हो और पार्टनर रिटायर कर रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस गुडविल को सभी पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है, जिस रेशियो में लोग पहले से अलावा नहीं बांटे चला जाते हैं उस रेशियो में सभी पार्टनर के खाते को डेबिट किया जाएगा और गुडविल को क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, कभी कभी हम लोग के यहाँ हाइडन गुडविल का भी नाम देखा जाता है, हिडन गुडविल का भी जिक्र किया जाता है। ठीक है, देखिए पिछले जो मतलब वीडियो था, पिछला जो क्लास था उसमें हमने हिडन गुडविल के बारे में बताया था कि हिडन गुडविल क्या होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो उसका प्रारूप है कुछ अलग होगा। ठीक है, अब इसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि जो संस्था है, संस्था से कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, ठीक है, और उसको मतलब देने योग्य मतलब जो पैसा है वो मान लीजिए कि 3 लाख हो रहा है। ठीक है, उसको पेमेंट कितना करना है, 3 लाख, लेकिन संस्था क्या कर रही है, संस्था उसको 3,50,000 दे रही है। ठीक है, क्या कर रही है, अगर कोई पार्टनर साझेदारी से बाहर जा रहा है यानी कि रिटायर कर रहा है तो उसका जो मतलब एक्चुअल हिस्सा है वो कितना है, 3 लाख, लेकिन जो साझेदारी है मतलब जो फॉर्म है वो उसको कितना दे रही है, 3,50,000। तो आखिर ये 50,000 एक्स्ट्रा क्यों दिया जा रहा है भाई, ये फंडा क्या है, तो यही क्या है, यही इसका जो 50,000 एक्स्ट्रा दिया जा रहा है यही इसका हिडन गुडविल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, हिडन गुडविल। कब, जब उस पार्टनर के मतलब हिस्से से अधिक पैसा दिया जाए। ठीक है, जब उस पार्टनर के हिस्से से अधिक पैसा दिया जाए तो जितना अधिक पैसा उसको दिया जाएगा, जितनी अधिक राशि उसको दी जाएगी वही उसका क्या कहलाएगा, हिडन गुडविल। ठीक है, और उसका लेखांकन निश्चय इसी तरह होगा। इसके बाद देखते हैं जो हमारा संपत्ति और दायित्व होता है उसका हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, यानी कि उसका रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन का एक स्पेशल हमने वीडियो बना रखा है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोग को हम बता दें जो रिवैल्यूएशन था वो कैसे होता है। ठीक है, हम करते क्या है कि मान लीजिए कि अगर हमने स्टार्ट किया है कोई संस्था, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, हमने कोई संस्था कब शुरू किया, 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो इसका एंडिंग कब होगा, 31 दिसंबर 2020, यही ना होगा। जब हम किसी संस्था को शुरू करेंगे 1 जनवरी 2020 को तो उसका एंडिंग कब होगा, 31 दिसंबर 2020। ठीक है, तो इस दिन को अगर हम कोई संपत्ति या कोई दायित्व, कोई संपत्ति या कोई दायित्व संस्था में अगर हम लगाते हैं, कोई संपत्ति या कोई दायित्व संस्था में लगाते हैं तो इसका मूल्य 31 दिसंबर 2020 तक या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। ठीक है,
अगर हम कोई संपत्ति या कोई दायित्व संस्था में अगर हम लगाते हैं, लगा करके शुरू करते हैं, तो उसका मतलब जो मूल्य है वो 31 दिसंबर तक क्या हो जाएगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी घटने और बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि किस संपत्ति का मूल्य कम हुआ या किस दायित्व का मूल्य कम हुआ या फिर किसका मूल्य ज्यादा हुआ। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं रीवैल्यूएशन, यानी कि उसका फिर से मूल्यांकन करना कि इसके मूल्य में कितना कमी या वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, तो हम मतलब जब संस्था से कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है तो उसके अवकाश ग्रहण करने के दिन हम क्या करते हैं, अपने संपत्तियों और दायित्वों का रीवैल्यूएशन भी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अपने संपत्तियों और दायित्वों का रीवैल्यूएशन भी करते हैं कि उसके संपत्ति और दायित्व में कितनी कमी और कितनी वृद्धि है। ठीक है, इसके कमी और वृद्धि होने से क्या होता है, हमारे संस्था को लाभ या हानि हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे संपत्ति और दायित्व के घटने बढ़ने से क्या होता है, हमारे संस्था को लाभ या हानि हो सकते हैं। तो जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसके रिटायरिंग के दिन हम अपने संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करके हम ये देखते हैं कि हमारे संस्था को उस दिन हमको लाभ हुआ था या हानि हुई थी। अगर लाभ हुआ होगा तो लाभ में रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा दिया जाएगा, अगर हानि हुई होगी तो हानि में रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ जर्नल होते हैं, जर्नल आप लोग मतलब जो स्पेशल मैंने वीडियो रिवैल्यूएशन का बनाया है वो जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, तो आपको बताते हैं जो पार्टनर होते हैं, अगर संपत्ति है, संपत्ति और दायित्व, इसमें मात्र दो बातों का ध्यान होगा, एक संपत्ति और एक दायित्व। तो अगर हमारे संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, ठीक है, अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ गया तो जर्नल क्या लिखिएगा। ठीक है, तो जो एसेट होगा, एसेट का नाम डेबिट करिएगा और रिवैल्यूएशन का नाम क्रेडिट करिएगा। ठीक है, अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो जर्नल क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अगर संपत्ति का मूल्य कम होता है, ठीक है, अगर संपत्ति का मूल्य घटता है तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री उल्टा हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्लियर, अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर संपत्ति का मूल्य कम हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर दायित्व का मूल्य, अगर दायित्व का मूल्य बढ़ा, ठीक है, देखिए संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो हमको लाभ होगा, अगर संपत्ति का मूल्य घटेगा तो हानि होगी, अगर दायित्व का मूल्य बढ़ गया तो हमको हानि होगी। क्लियर, अगर दायित्व का मूल्य बढ़ा तो हमको हानि होगी। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, यानी कि जो मतलब जिस लायबिलिटीज का मूल्य बढ़ा होगा, ठीक है, उसका नाम। ठीक है, अगर दायित्व का मूल्य बढ़ा, दायित्व का मूल्य बढ़ने से हमको हानि होगी, तो उस कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और लायबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर दायित्व का मूल्य घट गया, ठीक है, अगर दायित्व का मूल्य बढ़ा है तो हमको हानि हो रही है, तो घटेगा तो क्या होगा, लाभ होगा। तो उस कंडीशन में लायबिलिटीज अकाउंट को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर, अगर दायित्व का मूल्य बढ़ गया तो हानि, घट गया तो लाभ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन में करते समय हमने मतलब कुछ संपत्तियों को नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे तो उस कंडीशन में हम संपत्तियों को अगर एंट्री करते हैं तो उससे हमको लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ होगा तो फिर वही एसेट अकाउंट डेबिट, देख लीजिए यही वाला एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अगर हमने किसी संपत्ति का लेखांकन छोड़ दिया है और रिवैल्यूएशन करते समय उस संपत्ति का अगर लेखांकन करते हैं तो एंट्री सेम होता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अगर हमने किसी दायित्व का लेखांकन छोड़ दिया है और रिवैल्यूएशन करते समय उसका लेखांकन करेंगे तो एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है,
अगर हमने संपत्ति और दायित्व छोड़ दिया है तो अगर संपत्ति का लेखांकन करेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर दायित्व का लेखांकन करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, अब क्या होता है, सब कुछ करने के बाद यानी कि इनका लेखांकन करने के बाद हमको या तो संस्था मतलब बनाने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट अंत में क्या होगा, या तो हमको लाभ होगी या फिर हमको हानि होगी। कंडीशन दो हो सकते हैं, या तो हमको लाभ है या फिर हमको हानि। तो अगर हमको लाभ हुआ है, अगर हमको लाभ हुआ है तो लाभ को ऑल पार्टनर्स, ये नहीं कि जो रिटायर कर गया उसको छोड़ देंगे, नहीं, जो रिटायर किया है उसको भी और जो बच्चे हुए हैं उसको भी, यानी कि अभी भाई आज नहीं रिटायर किया है तो हम रिवैल्यूएशन जब बनाएंगे तो इससे पहले वाला जो चेंजिंग होगा तो उसमें भाई वो था ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर लाभ हुआ होगा तो लाभ में सही पार्टनर्स का हिस्सा, अगर हानि हुई होगी तो हानि में सही पार्टनर्स का हिस्सा। ठीक है, तो अगर लाभ हुआ होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, टू ऑल पार्टनर्स, और किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। हिस्सा किस रेशियो में लेंगे, जिस रेशियो में हम लाभ हानि बांट रहे होंगे। ठीक है, अगर हमको हानि हो गई, अगर हमको हानि हो गई तो क्या करेंगे, उसको भी ऑल पार्टनर में बांटेंगे। तो ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर, अगर हमको लाभ हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, अगर हमको हानि हुई तो ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये भी क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो में ही रहेगा। ठीक है, जो हानि होगा हानि को भी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और जो लाभ होगा उसको भी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, आप लोग जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बढ़िया से देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम बात करेंगे जो साझेदार साझेदारी से अवकाश ग्रहण करता है, तो उसके अवकाश ग्रहण करते समय जो साझेदारी संस्था है उसमें कुछ लाभ या कुछ संचय या कुछ संचित हानि हो सकती है। जिस दिन वो साझेदारी से अवकाश ग्रहण करता है उस दिन तक क्या हो सकता है, कुछ रिजर्व हो सकते हैं, कुछ प्रॉफिट जो है वो रिजर्व हो सकते हैं, या फिर कुछ संचित हानि हो सकती है। तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उसको रिटायर करते समय हम उस लाभ, संचय या संचित हानि को बांटते हैं। क्लियर, अगर साझेदारी से अगर साझेदार बाहर जाता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो उसके अवकाश ग्रहण करने के दिन हम क्या करते हैं, तो जो संचय होता है, जो लाभ होता है या जो हानि होती है उसको हम सभी पार्टनर्स में बांट देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर रिजर्व हो, अगर हमारे पास रिजर्व हो तो लिखेंगे क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, अगर हमारे पास जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व क्या करेंगे, जनरल रिजर्व का नाम डेबिट करेंगे और ऑल पार्टनर्स का नाम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और ये किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, जो पार्टनर्स होंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में इसको बांटेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉफिट है, अगर हमारे पास क्या है, उस दिन कोई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से डेबिट करेंगे और ऑल पार्टनर का नाम क्रेडिट करेंगे। क्लियर, अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से उसको डेबिट करेंगे और फिर ऑल पार्टनर का नाम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और ये भी किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है, जिस रेशियो में वो लोग लाभ हानि को बांटते आ रहे होंगे उस रेशियो में इस प्रॉफिट को हम बांट देंगे। ठीक है, हो सकता है कि जिस दिन हमारा पार्टनर साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उस दिन हमारे पास कुछ संचित हानि हो। ठीक है, क्या हो, संचित हानि हो, तो उस संचित हानि को हम फिर क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो संचित हानि को बांटने के लिए जनरल क्या हो जाएगा, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको भी किस रेशियो में बांटेंगे, इसको भी ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। क्लियर है? अगर हमारा पार्टनर साझेदारी से अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उस दिन हमारे पास कुछ संचय, कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस हो सकते हैं, तो उस संचय को, प्रॉफिट को या लॉस को हम ओल्ड पार्टनर्स, मतलब जो भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के और पार्टनर्स में हम क्या करेंगे, उसको बांट देंगे। ठीक है, तो बांटने के लिए अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व का नाम डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, अगर लाभ है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, अगर हानि है तो ऑल पार्टनर्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? अब हमको क्या करना होता है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके हिस्से की गणना करनी होती है। ठीक है, क्या करना होता है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके हिस्से की हमको गणना करनी होती है। तो उसके हिस्से में हम क्या क्या ऐड करेंगे और क्या क्या लेस करेंगे। ठीक है, ये समझते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कि अगर पार्टनर साझेदारी से बाहर जा रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसका जो कैपिटल होगा, उसका कैपिटल वो दिया जाएगा। ठीक है, जो उसका कैपिटल होगा वो उसका कैपिटल दिया जाएगा। उसमें हम जोड़ेंगे क्या, ऐड करेंगे जो उसको हिस्सा मिलने वाला होगा। जैसे प्रॉफिट, यहाँ अगर जनरल रिजर्व है तो इसमें उसको हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, तो अगर जनरल रिजर्व में उसको हिस्सा मिला है तो उसको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड जनरल रिजर्व में उसको हिस्सा मिला है तो जनरल रिजर्व। ठीक है, अगर इसको प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि जो संचित था उसमें हिस्सा मिला है तो उसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, इससे पीछे क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था ना, तो अगर उसमें उसको लाभ हुआ है तो लाभ में उसको हिस्सा मिलेगा, तो रिवैल्यूएशन के लाभ में उसको हिस्सा। ठीक है, कैपिटल जनरल रिजर्व में हिस्सा, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर लाभ हुआ है तो उसमें हिस्सा। हो सकता है कि उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट और कैपिटल उसको भी दिखाएंगे भाई, उसके जो पार्टनर है, पार्टनर के जो देने वाला है उसमें ऐड करेंगे। हो सकता है कि पार्टनर को सैलरी मिलता हो तो उसका सैलरी अभी बाकी है, अगर हो सकता है कि सैलरी में दे दिया है तो सैलरी नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर सैलरी बाकी हो तो उसको ऐड करेंगे। हो सकता है कि पार्टनर को कमीशन मिलता हो, अगर कमीशन दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए हैं तो ऐड करेंगे। तो ऐसे करके उसको देने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा, रिवैल्यूएशन में हिस्सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा। ठीक है, इंटरेस्ट और कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ठीक है, अब जो आए उसमें से कुछ घटाने वाली चीजें होती है उसको घटा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ हमको लॉस हुआ था तो लॉस में उसका हिस्सा हुआ ना, तो लॉस में उसका हिस्सा घटा देंगे। लेस क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जो उसका हिस्सा था, यानी कि लॉस में उसको हिस्सा मिला था, उसको हम घटा देंगे। ठीक है, हो सकता है कि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो उसमें लॉस हुआ हो, अगर उसमें लॉस हुआ हो तो रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से घटा देंगे, रिवैल्यूएशन लॉस के नाम से घटा देंगे। हो सकता है कि मान लीजिए कि जो पार्टनर है, पार्टनर ने आहरण किया हो तो उसका आहरण घटा देंगे। उसका आहरण घटा देंगे। हो सकता है कि जो पार्टनर है, पार्टनर ने आहरण पे ब्याज देना हो तो आहरण पे ब्याज भी क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और जो बचेगा वही उसको देने वाला अमाउंट होगा। ठीक है, जो बच गया वो क्या है, उसका पेबल अमाउंट है। क्लियर, जो बच गया वो क्या है, पेबल अमाउंट है। यानी कि अगर कोई पार्टनर साझेदारी से अवकाश ग्रहण करता है तो उसको उसके हिस्से की गणना की जाती है कि उसको कितना देना है। ठीक है, तो देने के लिए क्या, उसका कैपिटल तो हर हाल में दिया जाएगा, तो कैपिटल दिया जाएगा, उसमें जो रिजर्व होगा रिजर्व में उसका हिस्सा जोड़ा जाएगा, प्रॉफिट में उसका हिस्सा जोड़ा जाएगा, रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट है उसका हिस्सा जोड़ा जाएगा, इंटरेस्ट और कैपिटल जोड़ा जाएगा, सैलरी, कमीशन ये सब जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, घटाया क्या जाएगा, तो अगर लॉस हुआ है तो लॉस में उसका हिस्सा, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तो उसका हिस्सा। ठीक है, अगर उसने आहरण किया है तो आहरण घटाया जाएगा, आहरण पे ब्याज भी घटा दिया जाएगा। अब जो बचा,
अब जो अमाउंट बचा वो क्या हो जाएगा, उसका मतलब पेबल अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग के स्क्रीन पे का मतलब जो स्पेसिमेन है वो शो कर रहा होगा। ठीक है, उसमें देखिए डेबिट साइड में क्या है, डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, एज पर बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका हिस्सा दिया होगा। ठीक है, उसके बाद टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस दिया होगा, गुडविल अकाउंट दिया होगा, कैश अकाउंट दिया होगा और रिटायरिंग पार्टनर्स लोन दिया होगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में क्या दिया होगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी यानी कि जो उसका कैपिटल का हिस्सा है वो दिया होगा। ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स गुडविल में हिस्सा। ठीक है, रिजर्व, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट का जो हिस्सा होगा वो। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे एक फॉर्मेट बना होगा। ठीक है, ये क्या है, अगर कोई पार्टनर साझेदारी से अवकाश ग्रहण करता है तो अवकाश ग्रहण करते समय जो पार्टनर है, पार्टनर का हम जो पेबल अमाउंट होता है उसको ज्ञात करने के लिए ऐसे फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि हमने रिटायरिंग पार्टनर क्या किया, रिटायरिंग पार्टनर का जो पेबल अमाउंट है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसका हमने गणना कर लिया। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको अगर हमको अमाउंट मतलब पेबल अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया तो उसको पेमेंट भी करना होगा। अगर कोई पार्टनर साझेदारी से बाहर जा रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है और हमने उसका पेबल अमाउंट कैलकुलेट कर दिया कि उसको इतना पे करना है। ठीक है, तो उसको पे करना है तो फिर क्या करेंगे, पेमेंट तो करना होगा। ठीक है, तो पेमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला है अगर हम चाहे तो उसको एक मुफ्त भुगतान कर सकते हैं, एक मुफ्त भुगतान कर सकते हैं। अब एक मुफ्त भुगतान में क्या करेंगे, तो अगर जो संस्था है, पार्टनरशिप है, अगर संस्था के पास उतना पैसा है, ठीक है, कि पार्टनर्स को जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका जो अमाउंट है, पेबल अमाउंट है, उसको पेड कर सके। ठीक है, अगर संस्था के पास उतना अमाउंट है कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको हम एक मुश्त में मतलब जितना उसका अमाउंट बन रहा है उसको हम पेमेंट कर दें, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, लिखेंगे रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर, अगर कोई पार्टनर साझेदारी से रिटायर कर रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास उतना अमाउंट होगा, उतना पैसा होगा कि हम उसको एक ही बार में पेमेंट कर दें। ठीक है, तो जनरल क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो पार्टनर है, पार्टनर को देने वाला अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं कि हम उसको देंगे। अगर हमारे पास पैसा होता तो एक मुश्त भुगतान कर देंगे। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, हम बैंक से लोन लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे। अगर हमारे पास पैसा है तो एक मुश्त भुगतान कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम बैंक से लोन लेंगे। तो जब हम बैंक से लोन लेंगे तो जनरल क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्लियर, अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे। तो बैंक से लोन लेने के लिए जनरल क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो पैसा हमने बैंक से लिया था और फिर क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको पेमेंट करेंगे। तो दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, दूसरा एंट्री हो जाएगा, अब फिर रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर, अगर हमारे पास पैसा उतना है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका पेमेंट कर देंगे। अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो जब बैंक से लोन लेंगे जनरल क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। फिर उस पार्टनर को जब हम पेमेंट करेंगे तो जनरल क्या लिखेंगे, रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है,
कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पेमेंट के बारे में कुछ ना कहा रहता है, ठीक है, यानी कि जो पार्टनर है, पार्टनर रिटायरिंग कर रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा रहता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो उसका अमाउंट होता है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। जब मतलब अमाउंट के बारे में कुछ ना कहा है तो क्या करते हैं, जो उसका अमाउंट होता है उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम उसके लोन अकाउंट में अगर ट्रांसफर करेंगे तो जनरल क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, क्लियर। अगर पार्टनर के पेमेंट के बारे में कुछ ना कहा रहा है तो उसके पेमेंट जो मतलब अमाउंट होता है, अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, उसके लोन अकाउंट में, ठीक है। कभी अब देखिए ये तो मतलब पहला होगा एक मुश्त भुगतान, ठीक है। एक मुश्त भुगतान क्या करते हैं, तो अगर हमारे पास पैसा है तो डायरेक्ट रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। दूसरा क्या होगा, अगर पैसा नहीं है तो हम बैंक से लोन लेंगे तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और फिर रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर उसके मतलब भुगतान के बारे में कुछ ना कहा है तो रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, यानी कि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है किस्तों में हम भुगतान करते हैं। दूसरा क्या होता है, हम किस्तों में भुगतान करते हैं। तो किस्तों में भुगतान करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, तो किस्तों में भुगतान करने के लिए सबसे पहले हम जो उस पार्टनर का पेबल अमाउंट होता है उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, तो उसका जो पेबल अमाउंट होगा उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो फिर अगर हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो जनरल क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, क्लियर। अगर पार्टनर रिटायर कर रहा है और उसको हमको किस्तों में भुगतान करना है, ठीक है, तो क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल लोन अकाउंट, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, तो उसका जो अमाउंट होता है अमाउंट को हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि मान लीजिए कि आज वो रिटायर कर रहा है तो किस्त कब देंगे, हो सकता है 1 साल के बाद या फिर 6 महीने के बाद। तो 6 महीने तक उसका पैसा हमारे पास रहा तो उस पर हम कुछ इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। उस पैसे पे हम उसको कुछ ब्याज देते हैं। तो जब हम उसको ब्याज देंगे तो जनरल क्या हो जाएगा, जब हम उसको ब्याज देंगे तो जनरल क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, क्योंकि उसके लोन पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसका पैसा, क्योंकि आज अगर उसका हिसाब किताब हो रहा है तो हम आज ही तो उसका पैसा नहीं दे सकते हैं। किस्त कब देंगे, इंस्टॉलमेंट कब देंगे, तो साल भर के बाद या 6 महीने के बाद। तो साल भर या 6 महीने तक उसका पैसा हमारे पास रहा तो जितने दिन हमारे पास उसका पैसा रहेगा उसके लिए हम उसको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट देने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। तीसरा एंट्री क्या होगा, अब मान लीजिए कि साल का अंत होने वाला है, साल के लास्ट के दिन, ठीक है, जब हम उसको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो जनरल क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्लियर। क्योंकि उसका जो अमाउंट था, अमाउंट हमने कहाँ ट्रांसफर किया है, उसके लोन अकाउंट में, ठीक है। जो उसको हमने पेबल अमाउंट देना था उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो उसके लोन अकाउंट में। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। अब चौथा एंट्री क्या होगा, देखिए हमने जो इंटरेस्ट दिया है उसके चलते हमको लॉस होगा, ठीक है। क्या होगा, जो इंटरेस्ट हमने उसको पेड किया तो वो तो एक्स्ट्रा पेड किया ना। मान लीजिए कि अगर हम उसको देना है 10,000,
तो 10,000 का हम 10% इंटरेस्ट देते हैं तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000। तो 1,000 हमने उसको एक्स्ट्रा दिया ना, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लॉस है। ठीक है, तो अगर हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो पार्टनर है पार्टनर के लोन में हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारे लॉस है, और लॉस है तो लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो लॉस है लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम डेबिट लिखेंगे। ठीक है, और किसके चलते हमको लॉस हुआ है, तो इंटरेस्ट के चलते, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर। ऐसे अगर हमको किस में भुगतान करना हो तो क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, उसका जो अमाउंट होगा अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दूसरा एंट्री जो मतलब लोन उसका हम अपने पास रखे हैं उस पर इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। फिर उस पार्टनर का लोन का पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और फिर जो हमने इंटरेस्ट दिया है उसके चलते हमको हानि हुई है तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, उस हानि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो जो उसका पेमेंट है पेमेंट हम वार्षिक वृत्ति के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, किसके रूप में, वार्षिक वृत्ति के रूप में भी। ठीक है, उसका पेमेंट हम वार्षिक वृत्ति के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, देखिए जैसे यहाँ हमने जो रूल लगाए हैं, ठीक है, ठीक यही रूल यहाँ अप्लाई होंगे। यहाँ हमने क्या किया है, उसका जो अमाउंट है हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो यहाँ उसके अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जो वार्षिक वृत्ति है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट है उस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो उसका अमाउंट है कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सबसे पहले उसका जो अमाउंट है लिखेंगे रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, तो यहाँ तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन यहाँ एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमको वार्षिक वृत्ति के रूप में देना है। ठीक है, तो जब वार्षिक वृत्ति के रूप में उसका पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसके अमाउंट को एन्युटी सस्पेंस के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, दूसरा जो एंट्री होगा सेम होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तीसरा जो एंट्री होगा, देखिए यहाँ क्या हुआ था, यहाँ हमने इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट दिया था, किस पे दिया था, तो उसके लोन पे। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा किस पे, एन्युटी सस्पेंस पे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ उसके लोन पे इंटरेस्ट दिया था उसी तरह यहाँ एन्युटी सस्पेंस पे भी लोन दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि चाहे वो लोन के रूप में रहे चाहे एन्युटी सस्पेंस के रूप में रहे, उसका पैसा तो हमारे पास रहा है, तो जब उसका पैसा हमारे पास रहेगा तो उस पर हमको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो उसका लोन हमने पेमेंट किया है तो यहाँ क्या पेमेंट करना होगा, एन्युटी सस्पेंस। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ हमने लोन पेमेंट किया तो लिखा कि रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, तो यहाँ क्या उसके जो अमाउंट है अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर किए हैं, एन्युटी सस्पेंस के अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कि जो हम इंटरेस्ट पेड किए थे उससे हमको हानि हुई थी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको ट्रांसफर किया था। यहाँ भी तो हम इंटरेस्ट दिए हैं, यहाँ भी क्या किए हैं, इंटरेस्ट दिए हैं, तो यहाँ भी अगर इंटरेस्ट देंगे तो उससे हमको हानि होगी, तो फिर उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट।
क्लियर, टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कि जो इंटरेस्ट हमने पेड किया उसके चलते हमको हानि हुई थी, इसलिए हमने क्या किया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, देखिए अगर वार्षिक वृत्ति के रूप में करें या फिर किस्तों में भुगतान करें, ठीक है, दोनों का ही फंडा एक ही है, दोनों का ही फंडा एक ही है। यहाँ हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ एन्युटी सस्पेंस के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बाकी का सब तो सेम है, देख लीजिए, जहां यहाँ लोन लगाना था वहां हम क्या लगा रहे हैं, एन्युटी सस्पेंस। ठीक है, तो इन दोनों में माइनस मतलब जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या है, यहाँ हमको लोन लगाना है और यहाँ पे एन्युटी सस्पेंस लगाना है, बाकी का एंट्रियां सेम सेम है। ठीक है, क्या करना है, अब हम लोगों को पूंजी का संयोजन देखना है। ठीक है, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो देखना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो पूंजी का संयोजन में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो पार्टनर्स हैं, क्योंकि अगर कुछ पार्टनर है उसमें से एक पार्टनर निकल के चला जाता है। ठीक है, तो जब पार्टनर चला जाता है तो उसके बाद वो अपना पूंजी भी लेकर जाता है। ठीक है, अगर कोई पार्टनर साझेदारी से अवकाश ग्रहण करता है तो वो अपना कैपिटल भी अपने साथ लेकर जाता है। ठीक है, तो उसके कैपिटल निकल जाने से जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बचे हुए पार्टनर होते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, वो अपने कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, उन्हीं के कैपिटल के एडजस्टमेंट का हम देखेंगे कि कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, तो जो उनका ओल्ड कैपिटल होता है, ओल्ड कैपिटल वो निकाला जाता है। ठीक है, जो उनका ओल्ड कैपिटल होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उनके द्वारा जो न्यू कैपिटल रखा जाने वाला होगा, ठीक है, जो भी कैपिटल उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी कि ये मतलब कैपिटल कितने कितने के रेशियो में फिर कितना कितना रखना है, तो उनका न्यू कैपिटल जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि उनका ओल्ड कैपिटल और उनका न्यू कैपिटल, ठीक है, दोनों का हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, दोनों में हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, दोनों में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अगर इनका किसी पार्टनर का ओल्ड कैपिटल ज्यादा है, ओल्ड कैपिटल क्या है, ज्यादा है, और न्यू कैपिटल कम है। ठीक है, ओल्ड कैपिटल क्या है, ज्यादा है, यानी कि उन्होंने पहले से जो कैपिटल रखा है वो ज्यादा है और न्यू कैपिटल कम है। जैसे मान लीजिए कि हमने संस्था में 5 लाख लगाया था, ठीक है, और जो न्यू कैपिटल है वो न्यू कैपिटल 4,50,000 आ रहा है। ठीक है, हमने संस्था में कितना लगाया था पहले से, 5 लाख, और जो न्यू कैपिटल है वो कितना आ रहा है, 4,50,000। तो हमारा ओल्ड कैपिटल ज्यादा ना हुआ। ठीक है, तो अगर किसी पार्टनर का ओल्ड कैपिटल ज्यादा है तो वो संस्था से कैश निकालेगा। क्लियर, क्या होगा, अगर किसी पार्टनर का ओल्ड कैपिटल ज्यादा है, न्यू कैपिटल कम है, तो वो संस्था से पैसा निकालेगा। कितना निकालेगा, तो जितना उसका अधिक होगा, यानी कि 5 लाख उसने लगाया था और 4,50,000 उसको देना है, तो इसका मतलब कि उसने 50,000 अधिक लगाया था, तो वो 50,000 निकाल के ले जाएगा। ठीक है, कंडीशन दूसरा क्या होगा, अगर हमारा न्यू कैपिटल ज्यादा है, क्या है, न्यू कैपिटल ज्यादा है और ओल्ड कैपिटल कम है, यानी कि हमारा मान लीजिए कि ओल्ड कैपिटल है 3 लाख और जो न्यू कैपिटल है वो कितना है, 4 लाख, मान लीजिए 4 लाख है। ठीक है, हमारा ओल्ड कैपिटल कितना था, 3 लाख, और न्यू कैपिटल कितना हो रहा है, 4 लाख। तो इस कंडीशन में हमको 1 लाख रुपए संस्था में और लाने होंगे। क्लियर, क्या होगा, जब हमारा ओल्ड कैपिटल कम होगा और न्यू कैपिटल ज्यादा होगा तो इसका मतलब कि हमको और 1 लाख रुपए संस्था में लाने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर मतलब हम क्या करते हैं, ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल दोनों का तुलना करते हैं। अगर ओल्ड कैपिटल ज्यादा है तो संस्था से वो पार्टनर पैसा निकाल ले जाएगा, अगर न्यू कैपिटल ज्यादा है तो उसको उतना पैसा लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर किसी पार्टनर का ओल्ड कैपिटल ज्यादा है तो वो पैसा संस्था से ले जाएगा। ठीक है, तो जब उसको हम संस्था में से पैसा देंगे तो जर्नल क्या लिखेंगे, तो जर्नल लिखेंगे, जो भी पार्टनर होगा पार्टनर का नाम डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर, अगर किसी
पार्टनर का ओल्ड कैपिटल ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, क्या अगर किसी पार्टनर का ओल्ड कैपिटल ज्यादा है तो उसको हम मतलब संस्था से पैसा देंगे, तो जब पैसा देंगे तो क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर किसी पार्टनर का न्यू कैपिटल ज्यादा है, न्यू कैपिटल ज्यादा है और ओल्ड कैपिटल क्या है, कम है, तो वो संस्था में पैसा लेकर आएगा, ठीक है, क्या करेगा, वो संस्था में पैसा लेकर आएगा। तो जब वो संस्था में पैसा लेकर आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर कोई पार्टनर संस्था में पैसा लेकर के आएगा तो एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए इसको एक उदाहरण समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। चलिए आप लोग के स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एग्जांपल है कि छवि, निधि और मीनाक्षी एक फॉर्म में साझेदार थी जो क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करती है, ठीक है। दिया है कि निधि 31 मार्च 2019 को अवकाश ग्रहण करती है जब समायोजनाओं के बाद उनकी पूंजी क्रमशः 1,50,000, 1 लाख और 1,40,000 थी। नई फर्म की पूंजी छवि और मीनाक्षी के अनुपात 3/5 और 2/5 के लिए 3 लाख निश्चित की गई है, ठीक है। आगे दिया है कि आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए यदि साझेदार अपनी पूंजी को नए लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित करते हैं, इसके लिए साझेदारों से नगद राशि मंगाई जाएगी अथवा इन्हें वापस की जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आपका ओल्ड रेशियो दिया है, ठीक है, और उनका जो समायोजन के बाद जो पूंजी है वो भी दिया है, ठीक है। इसमें से निकल कौन रहे हैं, तो जो निधि है, निधि रिटायर कर रही है, ठीक है, वो 1 लाख रुपए लेकर चली जाएगी, जाहिर सी बात है, आपको बताए थे, ठीक है। तो समायोजन के बाद जो छवि और मीनाक्षी है उनका कितना हिस्सा बचेगा, तो छवि का 1,50,000 और मीनाक्षी का 1,40,000, ठीक है। तो यहाँ देखिए बोर्ड पे देखिए, आप लोग बोर्ड पे बताते हैं आप लोगों को कैसे बनेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो छवि है और मीनाक्षी है, ठीक है, यही जो है छवि और मीनाक्षी यही क्या है, रिमेनिंग पार्टनर है, क्योंकि निधि क्या कर रही है, तो निधि रिटायर कर रही है, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन बचे हैं, छवि और मीनाक्षी, ठीक है। तो छवि का जो एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल है वो कितना है, तो छवि का है आपका 1,50,000, ठीक है। और जो मीनाक्षी है, मीनाक्षी का कैपिटल कितना है, 1,40,000, ये क्या है, तो मतलब एडजस्टमेंट के बाद है, ठीक है। और क्या है, इनका 3 लाख रुपया दिया हुआ है, 3 लाख दिया हुआ है, और कहा है कि इनका जो नया रेशियो है 3/5, यानी कि छवि और मीनाक्षी, ठीक है, इनका 3 लाख का जो है वो किस रेशियो में रहेगा, तो 3/5 और 2/5, ठीक है। तो इस तरह से जो छवि है उनका हिस्सा कितना हो जाएगा, छवि का जो मतलब कैपिटल है, कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,80,000, और जो मीनाक्षी है, मीनाक्षी का कैपिटल कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 1,20,000, क्लियर। इनका देखिए एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल था, यानी कि ओल्ड कैपिटल कितना था, 1,50,000, और जो इनका न्यू कैपिटल है वो कितना है, 1,80,000। फिर मीनाक्षी का जो ओल्ड कैपिटल है एडजस्टमेंट के बाद कितना था, 1,40,000, और इनका नया कैपिटल कितना आया, 1,20,000। हमने क्या बोला था कि दोनों कैपिटल में हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है, यानी कि छवि का ओल्ड कैपिटल और छवि का न्यू कैपिटल, ठीक है, मीनाक्षी का ओल्ड कैपिटल और मीनाक्षी का न्यू कैपिटल, ठीक है। तो चलिए हम कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम छवि की बात करें, ठीक है, तो इनका ओल्ड कैपिटल कितना है, ओल्ड कैपिटल यानी कि आफ्टर एडजस्टमेंट वो है 1,50,000, और इनका जो न्यू कैपिटल है, न्यू कैपिटल वो कितना है, तो न्यू कैपिटल कितना है, देखिए 1,80,000, तो ये इनका 1,80,000,
अब बताए थे कि दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन सा कैपिटल ज्यादा है। ठीक है, तो इनका ओल्ड कैपिटल कम था और न्यू कैपिटल क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब कि इनको और पैसा लाने की आवश्यकता है। अब ये कितना पैसा लेकर आएंगे, तो इनको 30,000 रुपए और लाने पड़ेंगे। ठीक है, छवि को क्या करना पड़ेगा, 30,000 रुपए और लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसी तरह हम मीनाक्षी की बात करें, मीनाक्षी है कैपिटल की, ठीक है, तो इनका भी तुलना कर लेते हैं। मीनाक्षी का तो जो ओल्ड कैपिटल है इनका, ओल्ड कैपिटल वो कितना है, ओल्ड कैपिटल कितना है 1,40,000 आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो 1,40,000 और क्या है इनका न्यू कैपिटल देख लेते हैं। तो इनका न्यू कैपिटल कितना है 1,20,000। न्यू कैपिटल कितना आ गया इनका 1,20,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर इनके भी ओल्ड और न्यू कैपिटल में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ओल्ड और न्यू कैपिटल में हम कंपैरिजन करेंगे तो इनका ओल्ड कैपिटल ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 20,000 रुपए ज्यादा है। क्लियर, कोई डाउट। अगर हम इनके ओल्ड और न्यू कैपिटल में एडजस्टमेंट करके, ठीक है, और कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, हम पाते हैं कि जो छवि है, छवि का ओल्ड कैपिटल मतलब वो कम है और न्यू कैपिटल ज्यादा है, यानी कि उसको 30,000 रुपए संस्था को देने होंगे। ठीक है, और जो मीनाक्षी है, मीनाक्षी का ओल्ड कैपिटल ज्यादा है, न्यू कैपिटल कम है, यानी कि ये संस्था से 20,000 रुपए लेगी। ठीक है, अब इसके लिए हमको जर्नल बनाना होगा। अगर हम उसके लिए जर्नल एंट्री करते हैं तो कैसे होगा, तो सबसे पहले छवि का देख लेते हैं। तो छवि को क्या करना है, संस्था में पैसा लेकर आना है। ठीक है, तो लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू छवि कैपिटल अकाउंट, छवि कैपिटल अकाउंट। अब वो कितना लाएगी भाई, तो 30,000, 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। क्लियर। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मीनाक्षी की, ठीक है, तो मीनाक्षी क्या है, तो मीनाक्षी को 20,000 संस्था देगी। क्यों देगी, क्योंकि इसका ओल्ड कैपिटल ज्यादा है और न्यू कैपिटल कम है। तो जब मीनाक्षी को मतलब वो पैसा दिया जाएगा तो जर्नल क्या हो जाएगा, मीनाक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीनाक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, अब कितना देना है मीनाक्षी को, तो 20,000, तो 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। ठीक है, ऐसे करके हम कैपिटल का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।